हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है मैनेजमेंट ऑफ कैश, यानी कि वर्किंग कैपिटल का हमारा पूरा मामला कंप्लीट हो गया है। और वर्किंग कैपिटल के अंदर जो करंट एसेट्स होती थी, उस करंट एसेट्स के अंदर सबसे मोस्ट लिक्विड जो एसेट होती थी वो होती थी कैश। तो यहां पर हम कैश का मैनेजमेंट करना समझेंगे कि एक बिजनेस के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर कैश का मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो आइए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले कैश इज वन ऑफ द करंट एसेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश क्या है? करंट एसेट है ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की एक करंट एसेट है और लिक्विड एसेट है। लिक्विड मतलब आप कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में? कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं इस बोतल में। मेरे पास अगर 20 रुपीज है, मैं जाऊंगा और 20 रुपीज दूंगा, उस 20 रुपीज के बदले में मुझे क्या मिल जाएगी? ये पानी की बोतल। तो कैश एक लिक्विड एसेट है। लिक्विड का मतलब जैसे लिक्विड होता है ना, हाँ, जैसे पानी। पानी को अगर बोतल में डालोगे तो बोतल का शेप ले लेगा। उस पानी को अगर और है ना ऐसे फर्श पे फैला दोगे तो उसका शेप ले लेगा। तो कैश भी वैसा ही होता है। कैश जहां खर्च करोगे वो उस शेप में आ जाएगा। ओके, तो ये लिक्विड एसेट होती है एक तरह की, है ना। इससे आप जो है डे टू डे बिजनेस को ऑपरेशन में कैश सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इट इज नीड एट ऑल टाइम टू कीप द बिजनेस गोइंग। ये हर समय बिजनेस को आगे ले जाने में हमारी हेल्प करता है। A business concern should always keep sufficient cash for meeting its obligation. एक बिजनेस के पास अपने ऑब्लिगेशंस, अपनी लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, यानी कि उसको पूरा करने के लिए सफिशिएंट कैश होना चाहिए। यानी कि जो डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस होते हैं उसको पेमेंट करने के लिए आपको कैश की जरूरत होती ही होती है। ओके, तो जितने भी ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, ये करना ही पड़ेगा, यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कैश की जरूरत पड़ती है। तो सफिशिएंट कैश आपके पास में होना चाहिए। अगर शॉर्टेज हो जाए, एनी शॉर्टेज ऑफ कैश, अगर कैश की शॉर्टेज हो जाए, विल हैम्पर द ऑपरेशंस ऑफ अ कंसर्न एंड एनी एक्सेस ऑफ इट विल बी दी अनप्रोडक्टिव। देखो, बहुत अच्छी बात बोली है। अगर इसको समझते हो अच्छे से तो देखो क्या है। अगर कैश की कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो ये आपके बिजनेस को हार्म कर देगा, क्योंकि आप पेमेंट्स ही नहीं कर पाओगे ना। तो आपका बिजनेस जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम लेबर आपके लिए काम नहीं करेगा, सप्लायर आपको गुड्स नहीं देगा, है ना। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो वो अगर अपने हाथ में कैश हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बंदा है जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, उसका पैसा इन्वेस्ट करता है और अभी उसको पता चला कि एकदम से स्टॉक मार्केट गिर गया। और जैसे स्टॉक मार्केट गिरता है ना, उस समय बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत अच्छे अच्छे शेयर सस्ते में मिलते हैं। अब उसके पास कैश ही नहीं तो वो कहां से परचेस करेगा? समझ में आया? तो कुछ कैश हमेशा होना चाहिए, जिससे अपॉर्चुनिटीज जो होती है उसको हम गेन कर सकते हैं, उसको मतलब जो है ग्रैब कर सकते हैं। ओके, तो शॉर्टेज अगर हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, पेमेंट्स नहीं कर पाओगे टाइम पे, ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए तो भी खराब है। बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग होते हैं उनके सेविंग अकाउंट के अंदर बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है और बैंक उसको 2% इंटरेस्ट देती है, शायद उससे भी कम, है ना। तो बेकार का पैसा बैंक मुझे ले रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो अनप्रोडक्टिव हो गया। मतलब आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, वहां से रिटर्न कमा सकते थे। तो बहुत ज्यादा पैसा होना भी खराब है, शॉर्टेज होना भी खराब है। तो क्या हो? बीच की स्टेज हो ना, इनके बीच में बैलेंस हो, उसी को बोलते हैं हम एमजीटी, यानी कि मैनेजमेंट। और वही हमारा चैप्टर है, मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश का इस तरीके से मैनेजमेंट करो कि शॉर्टेज भी नहीं हो और बहुत ज्यादा एक्सेस भी नहीं हो। ओके, ठीक, आइए पढ़ते हैं मोटिव फॉर होल्डिंग कैश। अगर हम कैश को होल्ड करें तो उसके क्या मोटिव्स हैं? दीज मोटिव्स आर डिस्कस एज बिलो। क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव। सबसे पहले अगर आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं, लेन देन करने हैं, तो कैश चाहिए ही चाहिए। A firm need cash for making transaction in the day to day operation. डे टू डे ऑपरेशन में आपको कैश की जरूरत होती है। The cash is needed to make purchases. आपको परचेजेस करना है, आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं, टैक्सेस पे करने हैं, डिविडेंड्स पे करने हैं, एक्सेट्रा। तो आपको जो है कैश की जरूरत होती है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव हो गया एक, तो कैश को होल्ड करने का। नेक्स्ट मोटिव है
प्रिकॉशनरी मोटिव्स, ये क्या है, फर्म इज रिक्वायर्ड टू कीप कैश फॉर मीटिंग वेरियस कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज का मतलब क्या, संदिग्धता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इतना कैश तो होना चाहिए कि इमरजेंसी में काम आ जाए। How the cash inflow and cash outflow are anticipated, but there may be variations in these estimates। कई बार जो है वेरिएशंस होते हैं। एग्जाम्पल आर डेटर हु हैव टू पे आफ्टर 7 days may inform of his inability to pay। on the other hand, a supplier who used to give credit for 15 days may not have the stock to supply or he may not be in position to give a credit at present। सर क्या पढ़ा, समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। देखो, क्रेडिटर्स हैं, हाँ जी है, बिल्कुल। क्रेडिटर से हम गुड्स उधार परचेज करते हैं, बिल्कुल परचेज करते हैं, ओके ठीक। डेटर है, हाँ डेटर है, उसको हम उधार सेल करते हैं। तो क्रेडिटर हो गया सप्लायर, डेटर हो गया हमारा कस्टमर। अब कस्टमर ने बोला 10 दिन बाद में पैसे दे दूंगा और वो नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। और अगर वो 10 दिन बाद में पैसे नहीं दे रहा, बोल रहा भैया अभी पास नहीं है, 10 दिन बाद में और 15 दिन बाद में, या वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ ये इमरजेंसी हो गई, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। अधिकतर लोगों का यही बहाना होता है जब भी पैसे मांगू कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है, ओके। अब कितने उनमें से होते हैं, कितने नहीं होते पता नहीं, ठीक है, तो ये अच्छा बहाना है। तो वो चीज हो गई। तो उस केस के अंदर वहां से पैसा आएगा नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, वर्किंग कैपिटल गड़बड़ा जाएगी ना। तो उसके लिए क्या करें, फिर आप अपने पास कैश रखो सफिशिएंट। क्रेडिटर है, वो बोल रहा है नहीं भैया मैं तो उधार नहीं दूंगा तुमको, अब और अभी मार्केट में थोड़ा सा है ना, ये चल रहा है वो चल रहा है, मेरे तो ये है वो है। नहीं देना होता ना जब किसी को उधार, तो वो नहीं देगा। अगर आपके पास कैश है तो जाके कैश में परचेज कर सकते हो, समझ गए। तो सफिशिएंट कैश का होना जरूरी है, ताकि जो प्रिकॉशनरी मोटिव ये होता है, मतलब कॉन्टीजेंसी या इमरजेंसी के अंदर आप अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल सको। तो ये मोटिव हो गए कैश को होल्ड करने के, यानी कि कैश को रखने के। नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव मोटिव, ये आपका अपॉर्चुनिटी वाला है। अपॉर्चुनिटी आ गई ना कोई, है ना, ये देखो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आ गई, है ना। अब हर बंदा अपनी फील्ड का मास्टर होता है, अब उसको कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी दिखती ही दिखती है, हर बाहर दिखती है, बहुत लोगों को दिखती है, लेकिन वो रुक जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कैश नहीं होता है उस समय, तो इसलिए कुछ कैश रखना जरूरी होता है। ये बहुत मुश्किल है, पता है ना, पर ऐसा करना चाहिए। ओके नेक्स्ट, फिर है कैश मैनेजमेंट। तो सर कैश मैनेजमेंट कैसे करें? होल्डिंग मोटिव पढ़ लिए, कैश शॉर्टेज हो तो खराब, एक्सेस हो तो खराब, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करें? तो कैश मैनेजमेंट had assumed importance because it is the most significant of all the current asset। करंट एसेट्स का सबसे सिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंस है वो कैश के लिए। इट इज अ रिक्वायर्ड टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशंस, बिजनेस ऑब्लिगेशंस को मीट करना होता है। इट इज अ अनप्रोडक्टिव एंड नॉट यूज, लेकिन अगर यूज नहीं हो रही है तो फिर वो अनप्रोडक्टिव है ना। उसको आप कहीं इन्वेस्ट करते तो वहां से रिटर्न कमाते, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने पास में फालतू की रख के बैठे हो तो भी खराब है। सो कैश मैनेजमेंट डील विद द फॉलोइंग, किस किस के साथ में? कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ओके। कैश फ्लोज विद इन द फर्म, एक तो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इसका मैनेजमेंट करो। इनफ्लो मतलब इनफ्लो पैसा कहां कहां से आएगा, कैश सेल से आएगा, डेटर से आएगा, जहां से पैसा आएगा तो उसके इनफ्लो को मैनेज करो और आउटफ्लो को भी मैनेज करो। अब बता होना क्या चाहिए, आगे ये बोलेगा भी कि इनफ्लो तो फटाफट होना चाहिए और आउटफ्लो में थोड़ी देरी करो, यानी कि फटाफट पैसा तो मिलना जल्दी चाहिए, ऐसा कुछ करो कि पैसा फटाफट आ जाए, और पेमेंट देरी से करो, तो आपके पास चांसेस होंगे कि हर टाइम कैश अवेलेबल रहेगा। ओके जी, ठीक है। यहां पर आउटफ्लो का मतलब कैश में पेमेंट में देरी का कह रहा हूं, डिले का कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि कैश पेमेंट करो ही मत। अगर करोगे नहीं टाइम पे तो फिर आपका गुडविल कम हो जाएगा, फिर आपको कोई उधार देगा ही नहीं, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। कैश बैलेंस, ठीक है, तो एक तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश फ्लो विद इन द फर्म, फर्म के अंदर जो कैश फ्लो होता है उसको मैनेज करो। कैश बैलेंस हेल्ड बाय द फर्म एट द पॉइंट ऑफ टाइम, और कैश बैलेंस कितना हेल्ड करना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको ही मैनेज करो। कैश मैनेजमेंट नीड स्ट्रेटेजीज, कैश मैनेजमेंट के लिए आपको स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, रणनीतियां बनानी चाहिए टू डील विद वेरियस फैक्टर्स ऑफ कैश। फॉलोइंग आर सम ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, क्या क्या फैक्ट्स हैं कैश मैनेजमेंट के लिए? तो सबसे फर्स्ट है आप कैश की प्लानिंग करो, ठीक है। क्या फैक्ट्स है? कैश की प्लानिंग करो। कैश प्लानिंग इज अ टेक्निक, कैश प्लानिंग एक टेक्निक है। जैसे हम प्लान बनाते हैं ना, कहीं घूमने जाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग हम करते ही रहते हैं ना, डे टू डे लाइफ में भी करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं। तो जो प्लानिंग कर रहे हो ना आप बाकी चीजों की, ऐसे कैसे कैश की भी प्लानिंग करोगे, कहां से आएगा, कहां जाएगा, मेरे पास कितना रहेगा, वो सब, ठीक है, ओके। सो यहां पर देखिए, कैश प्लानिंग इज अ टेक्निक टू प्लान एंड कंट्रोल द यूज ऑफ कैश। क्या है? प्लान बनाओ और कंट्रोल करो, किसको?
यूज ऑफ कैश, अ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड, इसके लिए आप प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ बेस्ड ऑन द प्रेजेंट बिजनेस ऑपरेशंस एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर एक्टिविटी, ताकि प्रेजेंट ऑपरेशन भी अच्छे से चल सके और फ्यूचर में भी आप अच्छे से एक्टिविटीज को एंटिसिपेटेड कर सको, यानी कि फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ना कैश का शॉर्टेज हो, ना एक्सेस हो, इस तरीके से आप कैश को मैनेज कर सकते हैं कैश की प्लानिंग करके, जो कि एक कैश प्लानिंग की टेक्निक है। ओके जी, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आता है कैश फोरकास्ट एंड बजटिंग। आप ये भी कर सकते हो, अ कैश बजट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस फॉर द कंट्रोल ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। कैश बजट क्या होता है? कैश बजट के अंदर आप कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां जाएगा उसका एक बजट बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट भी हर साल बजट बनाती है, हाँ वो कैश बजट नहीं बनाती बट बजट बनाती है। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को बताती है पब्लिक को कि भैया देखो नेक्स्ट ईयर में ये इतना जीएसटी आएगा, इतना इनकम टैक्स का आएगा, इतना ये ड्यूटीज आएगा, इतना मतलब इतना टैक्सेशन से मेरे पास पैसा आएगा, इतनी रेवेन्यू आएगी, और ये जो पैसा आ रहा है उसमें से इतना मैं यहाँ खर्च करूंगी सेक्टर में, ये हाईवे बनाऊंगी, ये मैं जो है लोगों को जॉब दूंगी, मतलब जो भी सेक्टर्स पे अलग अलग, ये मैं रेलवे पे खर्च करूंगी, ये यहाँ खर्च करूंगी, ये डिफेंस में खर्च करूंगी, इतना मैं ये खर्च करूंगी इस योजना पे, इस योजना पे, इस योजना पे, इस योजना पे। तो बजट बनाती है ना, ऐसे के ऐसे बिजनेस को भी कैश बजट बनाना चाहिए। उससे पता लग जाता है कहां कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा और कितना हमारे पास बचेगा, वो शॉर्ट है या फिर बहुत ज़्यादा है। शॉर्टेज है तो फिर उसको और कहीं से कैश का इंतजाम करो, और ज़्यादा है तो उसको कहीं इन्वेस्ट करने, सरप्लस कैश को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो। तो वो कैश बजट बनाओगे तो आपको अच्छे से पता चल जाता है। ओके जी, अ कैश बजट इज अ एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूरिंग द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ओके जी, आगे चलते हैं। फिर आता है मैनेजिंग कैश फ्लो। अब कैश के फ्लो को कैसे मैनेज करें, मैनेजिंग कैश फ्लो। अब देखो ये फ्लो मतलब इनफ्लो के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों है, तो पहले हम इनफ्लो देखेंगे फिर आउटफ्लो देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों है। इनफ्लो मतलब कहां से पैसा आएगा, आउटफ्लो मतलब कहां जाएगा। तो आए तो फटाफट, जाए थोड़ा धीरे धीरे, मतलब जाए तो सही पर धीरे धीरे जाए, ठीक है। ओके, कैश मैनेजमेंट विल बी सक्सेसफुली ओनली इफ कैश कलेक्शंस आर एक्सीलरेटेड एंड कैश डिसबर्समेंट एज फार एज पॉसिबल आर डिले। देखो कैश का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरीके से, उसमें आप डिले करो, और कैश का जो कलेक्शन है उसमें आप एक्सीलरेट करो, यानी कि कैश का कलेक्शन फटाफट आए, पेमेंट डिले हो पर ना हो, ये नहीं होना चाहिए। ओके, द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैश मैनेजमेंट विल हेल्प। क्या मेथड्स है? मेथड्स ऑफ एक्सेलरेटिंग कैश इनफ्लो, कैसे कैश जो है वो फटाफट हमारे पास में आएगा। तो देखो क्या करो, जो भी कस्टमर हैं जिनको हमने उधार सेल किया है, जिनसे भी हम पैसा मांगते हैं, है ना, उनको प्रमोट करो पेमेंट करने के लिए। उनको बार बार फोन करके याद दिलाओ कि भैया कल ड्यू डेट आने वाली है, इस तारीख को आपको पेमेंट करना है, भैया आपको पेमेंट करना है, हेलो सर आपको पेमेंट करना है ना। जैसे बैंकों से कॉल आते हैं ना हमारे पास कि भैया आपकी ईएमआई लगने वाली है इस तारीख को, आप अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना। उससे हमारे ट्रिगर होता है दिमाग में, है ना, सब कुछ माइंड का खेल है ना, तो वो करो। नेक्स्ट, क्विक कन्वर्जन ऑफ पेमेंट इनटू कैश। अगर आपके पास में कोई चेक आया है, कस्टमर ने आपको चेक दिया है, तो उसको ड्रॉ में रख के मत बैठो, हाथों हाथ लड़के को भेजो, जा बैंक में लगा के आ। समझ में आया? तो डिले नहीं करना, फटाफट से कन्वर्ट कर देना है। ओके, डिसेंट्रलाइज कलेक्शन। देखो सेंट्रलाइज का मतलब होता है एक ही ऑफिस है, जो भी बंदा पैसे देने हमको आएगा उसी ऑफिस में आएगा, उसी एरिया में, या उसी जगह चेक पोस्ट कर देगा, भेज देगा। इसकी जगह डिसेंट्रलाइज करो। आप पता कर लो आपके सबसे ज्यादा कस्टमर कौन कौन से एरिया में, वहां पर भी एक एक ऑफिस लगा दो, ताकि कस्टमर को पोस्ट करेगा ना चेक को या पेमेंट को, तो उसमें टाइम लगेगा आने में, वो सीधा अपने एरिया में जाएगा, वहां पर जमा करा देगा। ओके, नेक्स्ट है लॉक बॉक्स सिस्टम। ये भी वही है, लॉक बॉक्स सिस्टम का मतलब होता है जिस एरिया में कस्टमर सबसे ज्यादा है, वहां पर आप अपनी ब्रांचेस, ऑफिसेज या कैश कलेक्शन के लिए एक छोटा सा ऑफिस खोल दो, ताकि सीधा का सीधा उधर बंदे को फोन करो कि आपके इस एरिया में आसपास में हमारा ऑफिस है, वहां जाके चेक दे दो, कैश पेमेंट कर दो। ओके, ठीक है। तो ये मेथड्स है जिससे आपका कैश जो है वो जल्दी जल्दी इनफ्लो होगा, एक्सेलरेट होगा। नेक्स्ट आता है आपका कैश का जो आउटफ्लो है उसको स्लो कैसे करें, ठीक है, उसके क्या मेथड्स हैं। अब देखो मैं स्लो करने का बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैश का पेमेंट ही नहीं करना है, उससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। पेमेंट करना है पर उसको स्लो कैसे कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक हमारे पास पैसा अवेलेबल रहे। ये मैं भी करता हूं बहुत, ठीक है। कई कई बार तो 10-10 मिनट पहले भी, रात को 12 बजने से 15-20 मिनट पहले सोने से पहले भी पेमेंट करता हूं, ठीक है।
पेइंग ऑन लास्ट डेट तक पेमेंट करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट तक, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कोई बिल आया, उसकी डेट है आज से, फॉर एग्जांपल के लिए आज डेट क्या है यार, आज डेट है 20 और उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, जो कि इस ईयर की भी लास्ट डेट है। तो 31 दिसंबर की लास्ट डेट है, लेकिन वो आज ही पेमेंट कर देते हैं, ठीक। दूसरे कुछ मेरे जैसे होते हैं कि यार 31 लास्ट डेट है ना, तो 31 को कर देंगे, तो 31 को कर देते हैं, ओके। बट अगर एक दिन ऊपर हो गया तो फिर पेनल्टी लग जाती है, तो वो भी एक मैनेज करना होता है। 30 को कर दो यार, 31 को भूल जाओगे तो। बट इस 10 दिन के बीच में आप उस पैसे का क्या करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओनली पढ़ाई है तो इससे अच्छा आज ही पेमेंट करो। बट अगर वो कहीं यूज आ रहा है, वो घूम रहा है पैसा, और आपको पता है 10 दिन है मेरे पास, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ से ये हो जाएगा, फिर वहां से पैसा आएगा, उसको यहाँ कर दूंगा, तो फिर आप बढ़िया, ठीक है। तो वो चीज है पेमेंट थ्रू ड्राफ्ट से पेमेंट करना चाहिए। ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं ना, तो देखो चेक तो क्या होता है, हाथों हाथ लग जाता है। ड्राफ्ट में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, डेट वगैरह उस पर लिखी होती है, उसको पोस्ट वगैरह करने में, पहुंचने में भी टाइम लगता है, ओके। एडजस्टिंग पेरोल फंड्स, जो फंड्स है उसको थोड़ा एडजस्ट करो, पेरोल करो, थोड़ा सा उसको है ना देरी करने की कोशिश करो, एक साथ मत दो, उसको बोलो कि यहाँ आके ले जा, इस तरीके से, ठीक है। सेंट्रलाइज ऑफ पेमेंट, ये वही सिस्टम है। वहां से देखो, रिसिप्ट के अंदर डिसेंट्रलाइज और पेमेंट के अंदर सेंट्रलाइज। रिसिप्ट के अंदर आप उसके घर के पास में ऑफिस खोल रहे हो, और जब पेमेंट करना हो तब उसको बोल रहे हैं भैया देखो हमारा ऑफिस जो है वो तो यहाँ है, हम आपको चेक आज यहां से भेज रहे हैं, 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। तो 2-3 दिन डिले हो गया पेमेंट में, ओके। नेक्स्ट है इंटर बैंक ट्रांसफर, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो आप, इसमें भी ठीक रहता है थोड़ा। मेकिंग यूज ऑफ फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट इज अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शो इन द कंपनीज कैश बुक एंड बैलेंस शो इन द पासबुक ऑफ द बैंक। मतलब आपने आज चेक दिया, आपको पता है आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये 3 दिन बाद में जाके पहुंचेगा, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपने पूरा प्लान कर लिया, उसके बाद में ये चेक बंदा जो है, सप्लायर जो है जिसको मैं दे रहा हूँ, वो जाके बैंक में लगाएगा, तो 5-6 दिन है मेरे पास। तो 5-6 दिन, तो जिस दिन चेक दे रहे हो उसी दिन आपको उतना बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, बस आपको पता है इस दिन चेक लगेगा, तो उससे पहले आप उसको मेंटेन कर लेना। लेकिन इसको अच्छे से याद रखना, और इसमें आप मतलब एक तरीके से ना माहिर होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बाउंस हो जाएगा, है ना। तो वो ये आपका हो गया मेकिंग ऑफ यूज ऑफ फ्लोट, ओके, ठीक। तो ये हो गया हमारे मेथड्स ऑफ शोइंग कैश। डिटरमाइन ऑप्टिमम कैश बैलेंस, देखो ऑप्टिमम कैश बैलेंस आपके पास में हो, ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट, सर्वोत्तम, मतलब इतना तो रहना ही चाहिए। एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस टू बी मेंटेन शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। पिछले पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, उन सब की बेसिस पर आप एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस अपने पास में रख सकते हो। इसकी टेक्निक्स भी है, एक तो मिनिमाइजिंग कॉस्ट मॉडल है, और एक प्रिपेयरिंग कैश बजट बना लो। कैश बजट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी तरीका है, यहाँ से रिसीट होगा, यहाँ पेमेंट होगा, इतना बचेगा, इतना वो पहले से है, ठीक है। जैसे हम कैश अकाउंट बनाते थे उस तरीके से बनता है। कैश अकाउंट होता है, ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब है इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, आपके पास में सरप्लस फंड पड़ा है, कई बार होता है ना एक्सेस कैश पड़ा है, और अभी आपको पता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन इसका पेमेंट जो है मुझे 1 महीने बाद में करना है। तो एक महीने के लिए मेरे पास ये फंड पड़ा है, 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप उसको जो है ना कहीं इन्वेस्ट करके रिटर्न भी कमा सकते हो, ठीक है। ये 1 साल के लिए पैसा पड़ा है, 1 साल के लिए तो किसके पास रहेगा, ठीक है। There are sometimes surplus fund with the companies which are required to after some time. These funds can be employed in liquid and risk-free security. Risk-free security में लगा सकते हो आप to earn some income. Some of these methods are discussed नीचे दिए हुए। ट्रेजरी बिल, टी बिल भी बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको इशू करता है, ठीक है। टी बिल इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एंड डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स। दीज बिल्स आर हाईली सेफ इन्वेस्टमेंट एंड आर इजीली मार्केटेबल। तो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप टी बिल परचेज कर सकते हो, तो ये सिक्योर रहते हैं। टी बिल खरीद लो, मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिल जाएगा, जितना लगाया उससे ज्यादा मिलेगा, तो आप रिटर्न कमा लोगे उस जो सरप्लस फंड पड़ा है आपके पास, सरप्लस कैश पड़ा है उसके ऊपर। नेक्स्ट होता है बैंक डिपॉजिट, एफडी सबसे सिक्योर होता है, आपको पता है, एफडी करवा दो आप, ठीक है, बैंकों में कराते हैं अधिकतर लोग, ओके। नेक्स्ट आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, अ फर्म हैविंग एक्सेस कैश कैन मेक डिपॉजिट विद द अदर फर्म्स आल्सो। मतलब एक फर्म से दूसरी फर्म को, भाई वो फर्म और हमारी फर्म दोनों ही, हमारी फर्म है, यहाँ एक्सेस पड़ा है, उधर ट्रांसफर कर दो, उधर एक्सेस हो जाए इधर कर दो, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग, जैसे बैंक क्या करता है, बिल बीआर होते हैं ना, बिल्स रिसीवेबल होते हैं ना, बिल्स रिसिप्ट जो होती है, बीआरस होते हैं, उनको क्या करता है, डिस्काउंटेड करवाता है। डिस्काउंटेड मतलब उस कोई बंदा है एक्स, वो मेरे पास बीआर लेके आया,
और वो बोल रहा है भैया इसकी मैच्योरिटी, मैं बैंक हूँ फॉर एग्जाम्पल की, ठीक है, तो एक्स मेरे पास आया BR लेके, BR था 1 लाख रुपए का, ठीक है, और उसकी मैच्योरिटी है 2 महीने बाद, यानी कि 2 महीने बाद में जिसके पास वो BR होगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने उस मिस्टर एक्स को बोला भैया देख तेरे को अभी पैसा चाहिए, ये ले जा। तो बैंक ने उस मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए तो नहीं दिए, 1,95,000 रुपीज दी थी, ओके। और अब 2 महीने बाद में बैंक के पास वो BR पड़ा है, और जिस व्यक्ति ने BR वो हमको इशू किया है, वो व्यक्ति आएगा 2 महीने बाद में बैंक को 2 लाख रुपए देके जाएगा। तो बैंक की 5,000 रुपए के बीच में क्या हो गई, कमाई होगी। तो जो ये बैंक काम कर रहा है वो आप भी तो कर सकते हैं। आप मतलब बिजनेसेस जिनके पास में क्या पड़ा है, एक्सेस कैश पड़ा है, तो वो भी बोल सकते हैं भैया तुम्हारे पास BR है, इधर लाओ, मैं पेमेंट कर देता हूं पहले से, मैच्योरिटी डेट से पहले से ही, लेकिन उतना नहीं करूंगा, थोड़ा कम करूंगा, जिस वजह से मेरी कमाई हो जाएगी, ओके। तो ये कैश मैनेजमेंट के कुछ टेक्निक्स हैं। आई होप आपको इस चैप्टर से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपके एग्जाम से मुझे पता है, इसलिए मैं फटाफट वीडियोस जो है अपलोड कर रहा हूं आपके लिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा देखिए, अच्छे से पढ़ाई करके जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।